बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद कहते हैं और आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं जिस पे हम बात करेंगे, एक तो सबसे पहले ये हुआ है कि अचानक पैमरा का तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया। अगरचे कि इसमें जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए थे और जो तरमीमी बिल था वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर पार्लियामेंट में पेश किया जाना था। पार्लियामेंट में पेश हो चुका था, कायमा कमेटी के पास था, लेकिन आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ऐलान किया कि वो ये बिल वापस ले रही हैं। आखिर इसकी क्या वजह है कि अचानक बिल को वापस ले लिया गया एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन PFUJ इसकी सपोर्ट कर रही थी। दूसरा हम बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क में जारी सियासी अफरा तफरी है। निगरान हुकूमत के लिए अभी भी किसी एक वज़ीर आज़म का नाम सामने नहीं आया और सलाह मशवरे जारी हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के आला सतह के जो वफूद हैं उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। क्या डिस्कस हो रहा है, क्या बनने जा रहा है? तहरीक इंसाफ के सरबराह के जो शब व रोज़ हैं वो अटक जेल में कैसे गुजर रहे हैं, आज उनकी लीगल टीम की भी मुलाकात हुई। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असूली तौर पर तहरीक इंसाफ के सरबराह को तहरीक इंसाफ की सरबराही से हटाने का फ़ैसला कर लिया और इस हवाले से जल्द ही बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में डिफेंस से रिलेटेड अहम तरीन खबर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़े जरगे से खिताब किया पेशावर में और एक मरतबा फिर अपने इस अज़्म का इआदा किया है कि अमन के लिए दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें फ़ौज का जो अज़्म हौसला उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आएगी और दहशत गर्दों के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ेगा। अफ़गान हुकूमत के अलावा किसी जत्थे या ग्रोह से किसी किस्म की और बातचीत नहीं होगी। ये होगा हमारा मौजू आखिरी सेगमेंट में। पहले बात करते हैं हमारे साथ, पहले अपने जो हमारे साथ एनालिस्ट हैं उनका तारफ़ करा दें। इंतहाई मंझे हुए पाकिस्तान के सीनियर माजी में सहाफ़ी रहे, बड़े बड़े अखबारात में लिखते रहे और अब सीनियर एनालिस्ट हैं अज़ीम चौधरी साहब। सियासी उमूर पे, सियासी जोड़ तोड़ पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अज़ीम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो चूँकि मीडिया और सियासत दोनों के ऊपर आपकी गहरी नज़र है, ये क्या हुआ ऑल ऑफ ए सडन? पैमरा का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है वो वज़ीर इत्तलात ने एक ऐसे वक्त में ले लिया जब आलमोस्ट इस पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका था, कुछ तरमीम की जा चुकी थी। बहुत शुक्रिया मतीन साहब। मैं तो ये राय रखता हूँ कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होना ही नहीं चाहिए। यानी वजारत ये इत्तलात। ये हाँ। वजारत इत्तलात नहीं होनी चाहिए। हम्म। डिपार्टमेंट्स के अपने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होने चाहिए, उनके अपने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। हम्म। और वजारत इत्तलात एक ऐसी मशीन है जिसके हम्म। जरिए किसी को भी दबोचा जा सकता है, जैसे जी चाहे वैसे दबोचा जा सकता है। बयानिए को उजागर करने की बजाय मुखालिफिन को दबोचा जा सकता है। बड़े आराम से हाँ। दबोचा जा सकता है, मालिकान का बेड़ागर्क किया जा सकता है, उन्हें कैद किया जा सकता है, उनके इश्तहार बंद किए जा सकते हैं। हम्म। जो नहीं किया जा सकता वो ये है कि जो आमिल सहाफ़ी हैं उनको जी। प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती, उनकी जान माल इज्जत आबरू किसी चीज़ की हिफाजत करने के नहीं लिए की जा सकती, उनकी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं करना की ही जा नहीं सकती, चाहते, ये कोई करना ही गारंटी नहीं नहीं है। चाहते, ये करना ही नहीं चाहते। और इस पे अरबों रुपए खर्च होते हैं। और मेरा ये अंदाज़ा है, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ ये है हम्म। कि उनमें से 70% के करीब तो ऐसे पैसे होते हैं जो मेरिट पर खर्च नहीं होते, जो पसंद पे खर्च होते हैं। अगर हम्म। आप चाहेंगे तो मैं मिसालें दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके लिए मुश्किल पैदा हो। जी और ठीक है। अभी ये हुकूमत बाकी है, हुकूमत चली जाएगी तो फिर इसके बारे में कंफर्टेबली बात हो सकेगी। जी। ये जो बिल वापस लिया गया, अब चूंकि इलेक्शन का ज़माना है हम्म। और इलेक्शन के ज़माने में इसका इस्तेमाल गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता हम्म। है। ये इनके लिए बेहतर था कि ये इस वक्त पर इसको इंट्रोड्यूस ही ना करते। ट्रू। जबकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त इस पे बहस होनी चाहिए थी। अगर आप बंद कमरों में बहस करें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्लियामेंट में बहस हो रही है। हम्म। मुझे बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि जिस दिन ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास लाया गया है, वहाँ इस पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, कोई बहस हम्म। नहीं हुई, किसी को तरमीम देने का मौका नहीं दिया गया, पूरा पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। ये कहा जा रहा है कि हम 4 साल से इस पे काम कर रहे थे। आप 4 साल से अगर काम कर रहे थे
तो अपने घर में ही अपने दफ्तरों में कर देते हैं। ये तो सहाफ़ियों के हवाले से, हुँ, मीडिया मालिकान के हवाले से, स्टेक होल्डर्स के हवाले से एक बिल है, जिस पर एक मुकम्मल रियासती पॉलिसी होनी चाहिए, जो हुँ, छुप कर नहीं बन सकती। जो पॉलिसी आप बनाते हैं, जो कानून आप बनाते हैं, वो पब्लिक कंज़म्पशन के लिए होता है। हुँ, वो जिन लोगों पर इम्प्लीमेंट होना होता है, उनके साथ भी आप बात करते हैं कि हम आप पर ये पाबंदी लगाएँगे, ये आज़ादी लगाएँ देंगे। हुँ, हुँ, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी मुझे लिखने, पढ़ने, सोचने, समझने की आज़ादी है। अगर आप उसको सलब करना चाहें या आप उस पे कदगन लगाना चाहें, तो आपको चाहिए आप मुझसे बात करें। और फिर ये जो हुँ। आइन है, ये भी तो एक इसकी गारंटी गुफ्तगू देता है आपको, हाँ, आज़ादी इज़हार की गारंटी देता है, बिल्कुल। पूरी आज़ादी देता है। हुँ, और फिर ये गुफ्तगू के ज़रिए तैयार किया गया था। हुँ, अगर हुँ, इसके ज़ैली कोई कानून बनना है, तो वो भी गुफ्तगू के ज़रिए होना चाहिए। जो दुनिया के महज़्ज़ब मुआशरे हैं, उन हुँ, पर हुँ, कदगन लगाने से पहले लोगों को ट्रेन किया जाता है कि आप पे कदगन क्यों लगाई हुँ, जाएगी हुँ, और कदगन का नतीजा क्या होगा। आप कदगन एक तरफ कदगन लगा दें, दूसरी तरफ आप ये कहें कि हम ये सहूलत भी दे रहे हैं, ये सहूलत भी दे रहे हैं, हुँ, ये सहूलत भी दे रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हुँ, हुँ, मुनासिब किया इन्होंने कि इसको वापस ले लिया। जब अगली असेंबली आएगी, उसमें इसको डिबेट के लिए खोल दिया जाए। होना तो ये चाहिए कि उसकी तशहीर हो, कमेटी के पास जाए, तशहीर हो, फिर डिबेट हो और उसके बाद इस पे तमाम वोट स्टेक हो। होल्डर्स को बुलाया जाए, उनकी राय ली वो जाए, तो खुल बहुत के पहले की हाँ, बात है। जी, देखिए, वो तो बहुत पहले की, वो तो जी, इब्तदाई मुसव्वदा आप इब्तिदाई उनके सामने मुसवदा रखते ठीक हैं। है। फिर जब आप हतमी शक्ल दे रहे होते हैं, तो आप पार्लियामेंट की कमेटी के पास लेकर जाते हैं और कमेटी में इस पर बहस होती है। और उस बहस के नतीजे में फिर इसको कौमी असेंबली में या सेनेट में, जहाँ भी आप पेश करते हैं, हुँ, किसी एक ऐवान में तो आपने पहले पेश करना होता है। ट्रू। वहाँ इस पे डिबेट हो, तब लोगों को इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। जब दिन में 54 बिल आएँगे, हुँ, हुँ, तो डिबेट खाक होगी, डिबेट नहीं होगी। साल में हुँ, 54 बिल आएँ, तो वो बहुत होते हैं। 120 दिन तो पूरी असेंबली चलती है, उनमें से भी आप 30 दिन निकाल दें इतवार के और हफ्ते हुँ, के, हुँ, हुँ, तो ये 90 दिन के करीब असेंबली चलती है। ऐसी असेंबली के नतीजे में कानून साजी तो हो नहीं सकती, और जो हुँ। कानून साजी हो उसको छुपा के किया जाए, ये वो भी गैर मौजूद पॉसिबल। तरीका है। अच्छा अज़ीम चौधरी साहब, आप बड़े तवील अरसे तक आपने बड़े-बड़े तारीख़ी इंटरव्यूज़ किए, मुझे वो मौका मिला पढ़ने के। बड़े-बड़े मुक़तदर सियासतदानों के साथ आपको उठने-बैठने का मौका मिला। जब ये अपोज़िशन में होते हैं तो इनका लबो-लहज़ा मीडिया की आज़ादी के बारे में और होता है। जब पावर में आ जाते हैं तो क्यों लबो-लहज़ा बदल जाता है? क्यों सोच बदल जाती है? हालाँकि कीपिंग इन व्यू द मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट और डेमोक्रेसी का भी एक पिलर है। देखिए, मतीन बात ये है कि ये हर हुँ। जगह होता है, दुनिया के हर हिस्से में होता है। हुँ, हुँ। और क्यों होता है, इसको ज़रा गौर कर लेते हैं। बात ये है जी। कि जब मैं नाअहल होता हूँ, जब मेरे में जी। सलाहियत नहीं होती, या मैं कोई चीज़ ऐसी करना चाहता हूँ जो पब्लिकली मैं शुरू में कहना नहीं चाहता, और चाहता हूँ छुपाऊँ उसे छुपाऊँ छुपा, बिल्कुल। फिर 2-3 महीने गुज़र हुँ, जाएँ, ठंडा हो जाएगा मामला, फिर इसको सामने हुँ, आने दें, फिर इस पे बात कर लेंगे, फिर बदल लेंगे, फिर देखेंगे, फिर ऊँचा-नीचा जो करना होगा वो कर लेंगे। ऐसे हालात में जब आप कोई चोरी कर रहे होते हैं या हुँ, छुपा रहे होते हैं, तो फिर आपका ये एक्ट होता है कि आप हुकूमत में कुछ और कहते हैं, अपोज़िशन में कुछ और हुँ। कहते हैं। होना तो ये चाहिए कि पार्लियामेंट की जो कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो इसीलिए जी। बनी हुई हैं कि वहाँ अरकान का एक कॉम्बिनेशन होता है, सीनियर का और जूनियर्स का। हुँ, वो सीखते हैं पुराने लोगों के तजर्बे की बुनियाद पे, नए लोग उस हुँ। तजर्बे से पूरी की पूरी तालीम हासिल करते हैं। ट्रू। जब वहाँ गुफ्तगू होती है, तो डिपार्टमेंट अपनी गुफ्तगू अपना मुतमए नज़र सामने रखता है, हुँ, हुँ, और पॉलिटिकल पॉइंट से और सोशल हवालों से अरकान असेंबली ही होते हैं ना, वो जो यहाँ बिल्कुल। पार्लियामेंट के जो अरकान होते हैं सेनेट के, वो अपनी राय रखते हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे, कानून साजी की बुनियाद पे। अगर पार्लियामेंट की कमेटियों को फ़ाल कर दिया जाए और उनसे चीज़ें हुँ, ना छुपाई जाएँ, बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ तो जो सवालात का सिलसिला है, जी। में हुकूमत के जो कारगुज़ार होते हैं, जो एहलकार होते हैं, जो मुलाज़मीन होते हैं सरकार के, उनकी असल में जवाब तलबी की जा रही होती है। हुँ। और वज़रा ये अकाउंटेबिलिटी महसूस करते बिल्कुल हैं कि सही। शायद वज़रा ये महसूस करते हैं कि शायद हुँ, उन पे तनकीद की जा रही है, उन्हें हद से तनकीद बनाया जा रहा है, उन पर उनको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, हुँ, हुँ, वो ऐसे मामलात में आके उन अफ़सरों को, उन मुलाज़मीन की गलतियों को छुपाने के लिए ना पूरा सवाल का जवाब देते हैं, हुँ, हुँ, ना फैक्ट्स एंड फिगर्स पूरी तरह देते हैं, टालने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं कमेटी को भेज दें, कभी कहते हुँ, हैं कि ये कंसर्न नहीं है, कभी कहते हैं इर्रेलेवेंट है, कभी कहते हैं नया क्वेश्चन देते हैं। ये आपने और मैंने सबसे सुना हुआ है, रोज़ सुनते हैं यही कुछ।
होना तो ये चाहिए कि पार्लियामेंट की कमेटीज फाल हों, वो हम्म। पूरी तरह काम करें। अगर पिछली हुकूमत अपनी कमेटियों को फाल रखती और उसके लोग उनमें एक्टिव होते, जी। तो उनको ये जिल्लत ना उठानी पड़ती जिसका वो शिकार हुए हैं। ना हम्म। तजर्बाकारी जो है वो छुप जाती है कमेटी की प्रोसीडिंग्स में, हम्म। जब आप पुराने लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। हम्म। और अगर आप अकले कुल बन जाएं तो फिर अल्लाह ही आपका हाफिज है, फिर आप अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, और फिर यही कुछ होगा जो होता है। प्रेस जी। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का जो लॉ है उसमें भी तरमीम कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसीज, उसमें भी तरमीम कर दी गई है। अगरचे कि पीका जो है वो उसमें जो अमेंडमेंट्स थी उसके ऊपर अभी गौर व खोज किया जा रहा है। तो ये जो सारा अजीम चोइसा प्रिंट मीडिया जिसके साथ आप तवील अरसे तक रहे, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बदौलत आवाम में एक आगही पैदा हो रही है, उन्हें पता चल रहा है उनके हकूक़ व फ़राइज़ का। तो ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया भी बहुत पॉपुलर है। उसमें गॉसिप्स के अलावा कई मरतबा बड़ी अहम काम की चीज़ें मिलती हैं, और ये भी फ्री सोसाइटीज़ का एक बड़ा आजकल लाजिम जुज़ बन चुका हुआ है। तो ये सारी आज़ाद आवाज़ें क्यों हुकूमत को चुभ रही हैं? क्यों इसके ऊपर कतरने रिस्ट्रिक्शंस और इनको दबाया जा रहा है? और ये अगर हम देखें तो सहाफ़ियों के लिए ज़रिया माश का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन चुका है। अगरचे कि जो रेगुलर न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स हैं वो तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ चला रही हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स चला रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया से बड़ी तादाद में सहाफ़ियों का रोज़गार भी वाबस्ता है। और पिछले जो वज़ीर आज़म थे, जो तहरीक इंसाफ के सरबराह रहे हैं, वो तो रेगुलरली यूट्यूबर्स का एक उसे ग्रुप होता था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो सवाल आपसे स्पेसिफिकली ये है कि आप सोशल मीडिया की तरफ आते हैं, क्या इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग चेक होना चाहिए? देखिए, ये जो सोशल मीडिया है, जी। ये एक बीमारी है असल में, हम्म। और वबा के तौर पर फैलती है। जो ठीक 9 है। मई को हुआ उसमें सोशल मीडिया के करैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसका ठीक है। एक बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया गाली निकालने के लिए, तनकीद करने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए, उसके लिए किसी ठीक है। को निकालने के लिए ठीक है। ज्यादा इस्तेमाल होता है। इंफॉर्मेशन के बेस उस पर कम है। संजीदा तो खबर लोग के लिए नहीं, कहते हैं संजीदा खबर के लिए नहीं। नहीं, हम्म। वो संजीदा खबर के लिए वो है नहीं। हम्म। और जो लोग संजीदा हवालों से उसको लेकर चलते हैं, हम्म। वो बहुत क्रेडिबल लोग होते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारी आवाज़ लोगों तक जानी चाहिए, हम्म। और हम इस गलत तरीका कार पे से भी ये तरीका सही निकालें हम्म। और लोगों तक सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें। वो बहुत थोड़े लोग होते हैं। हम्म। अब देखें, जो लोग ये काम कर रहे हैं या जो ये काम करना चाहते हैं, वो इसको कमाई का एक जरिया बनाना चाहते हैं। वैसे ट्रू। तो मीडिया खुद भी कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुका हुआ है। हम्म। अब नजरियाती तौर पर या आइडियोलॉजी के हवाले से या ज़रूरत के हवाले से, स्टेट के और माशरे के और तरबियत के हवाले से हम्म। अब मीडिया काम नहीं कर रहा। अब मीडिया हम्म। काम कर रहा है एक इंडस्ट्री के तौर पर। चले हम्म। इंडस्ट्री के तौर पर भी काम करे तो उसके कुछ एथिक्स होने चाहिए। वो भी हम नहीं है, उन एथिक्स बिल्कुल। को उठा के साइड पे रख देते हैं हम्म। और हम उनकी परवाह नहीं करते। बस यहाँ पे ब्रेक जब लेनी लैंग्वेज है, यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो अहम मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल। अजीम चौधरी साहब निगरान हुकूमत के लिए सलाह मशवरे जारी हैं, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी मिले हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग से, और दूसरी तरफ MQM का डेलीगेशन अलग से वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने मुलाकात की है। और जो डिजिटल मरदमशुमारी थी उसके ऊपर MQM के जो रिजर्वेशन थे, जो फड्डेबाजी थी, वो दूर हो चुकी है। तो कुछ आप ये बताएं कि अभी तक कुछ इतलात आपके पास होंगी, किस नाम के ऊपर इत्तफाक राय आ रहा है, किस किस्म का वज़ीर आज़म होगा? अभी दोबारा एक मरतबा फिर हफीज़ शेख साहब का नाम गर्दिश में आ रहा है, उसके साथ इशरतुल इबाद साहब का भी आ रहा है, कुछ और नाम भी आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ कमेटीज़ बनी हुई हैं, नून लीग की कमेटी अलग से है, पीपल्स पार्टी की कमेटी अलग से है, अलग से जो हैं वो मुख्तलिफ़ नाम आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ तजावीज़ आ रही हैं। और दूसरा ये बताइएगा, इसी के साथ जुड़ी हुई बात, ये जो असम्बली ने एक बिल पास किया और निगरान हुकूमत को बाइख्तियार बनाने का फ़ैसला किया गया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? जी। हमने पिछले प्रोग्राम पे इस पर कुछ गुफ्तगू की थी, मैं दोबारा जी। आपके सामने। जी प्लीज़। देखिए, ये बहुत इररेलेवेंट है, और अभी भी बिफोर टाइम है, बावजूद इसके कि 2 दिन बाकी हैं ज़िंदगी
असेंबली की पूरा होने में या म्याद जो हुकूमत ने तय की है उसके पूरा होने जी। में। ये प्रोसेस शुरू होगा जिस वक्त ये असेंबली खत्म हो जाए। हम्म। और मैं ये समझता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी में इस हैसियत को अभी इख्तियार नहीं कर सके कि वो ये फैसला कर दें प्राइम मिनिस्टर के साथ हम्म। मिलकर कि कौन होगा। अभी जरदारी साहब खुद मौजूद हैं, बिलावल साहब जी, मौजूद हैं, खुद मौजूद हैं, वो और वो खुद डायरेक्ट बातचीत मौजूद कर हैं रहे और उनमें से हैं। दोनों राब्ते में हैं। तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब अपने साहबजादे के साथ जाके आके मिलना उनका। रियासत के अमूर तय करने नहीं गए होंगे, कुछ और मामलात होंगे हम्म। उन पे वजीर आजम से उनको आना चाहिए होगी। वो खुद वजीर आजम रहे हैं, वो चीज़ों की नज़ाकत को समझते हैं। समझते हैं बिल्कुल। दूसरा ये कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, उसकी पूरी कैबिनेट ने आना है। हाँ, गवर्नर भी तब्दील होंगे फिर। गवर्नर्स भी तब्दील होंगे यकीनी तौर पे। जब ये हम्म। चारों गवर्नर और चारों मतलब दो वज़राए आला तब्दील होंगे हम्म। और दो तो कंटिन्यू करेंगे और हम्म। प्राइम मिनिस्टर भी यकीनन तब्दील होंगे, तभी निगरान हुकूमत बनेगी। हम्म। तो जो कैबिनेट आएगी उस कैबिनेट के हवाले से अगर हम केपीके की कैबिनेट को देखें हम्म। तो उस पर उंगली उठ रही है। वो कैसे? उनके अपने हलीफ जो हैं इस हुकूमत के, वही उंगली उठा रहे हैं हम्म। गवर्नर साहब के रवैये पे। और एक साहब जो वजीर हैं उनके बारे में इलेक्शन कमीशन लिख के दे चुका है, शायद उससे ज़्यादा के बारे में इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि इनको मना करें और इनको सैक करें या इनको तब्दील करें या इनको हम्म। यहाँ ओटो से हटाएं। जो आगे इलेक्शन होने वाला है वो जी। इलेक्शन तो खैर भी मुझे नजर नहीं आता, 6 7 8 महीने तो हम्म। वैसे ही लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली नजर नहीं आता। हम्म। और जब कभी होगा देखेंगे कब होता है, जब भी इलेक्शन होगा। जब भी हम्म। होगा हाँ। उस वक्त तक दो चीजें सामने आ चुकी होंगी। एक ये कि क्या बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सूबों की नशिस्तों में तब्दीली हो सकती है। आईनी एक बड़ा तरमीम के सवाल। बगैर हाँ मुमकिन नहीं है। ठीक। जो हम्म। पिछला सेंसस हुआ था उसके नतीजे में एक इख्तलाफ पैदा हुआ था, फिर एक कंसेंसस पैदा हुआ था, फिर अमेंडमेंट हुई थी। उस अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये लिख दिया गया था कि अगला इलेक्शन नए सेंसस पे और डिजिटल पे होगा। और तो वो हुआ। रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं। हम्म। लेकिन इसके साथ साथ अगर सूबों की तब्दीली, सीटों की तब्दीली का कौमी असम्बली में मामला आएगा, हम्म। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या किया हाँ। गया है, कैसे चक्कर चलाया गया, किसने चलाया है और क्यों चलाया है। अगर इलेक्शन आगे और ज्यादा करने का इरादा है, जैसे परवेज हम्म। खटक साहब कह रहे हैं कि उनको सूट करेगा कि इलेक्शन ताखीर से हो, तो हम्म। फिर ये चीजें जो है ये बाहमी इत्तफाक राय के साथ आगे चलेंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकेगी। मैंने ये राय है और मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि मेरा ख्याल है कि इसके लिए जो कानूनी रास्ता, जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, वो सदारती रेफरेंस होगा सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस सीख कर ली जाए कि हम इस क्राइसिस में या इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज हमारे सामने आ गया है इसको कैसे रिजॉल्व तो करें। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का आईनी किरदार बढ़ जाएगा यानी वो निगरान हुकूमत। यकीनन वो यकीनन यकीनन बढ़ हम्म। जाएगा। और फिर एक चीज ये भी होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होती है उसमें सदर से पहले कॉन्सेंट ली जाती ली जाती है। है। इन हालात में जब हाउस ही पूरा नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत भी नहीं हो, भी तो अब भी नहीं हो सकती। तो क्या तरीका है कार्य, इतना अच्छा। ही बहुत काफी है। जी, कब वक्त कम है। ये बताइए कि अब ये चूंकि तहरीक इंसाफ के सरबरा अब डिसक्वालीफाई हो चुके हैं, आप क्या देखते हैं तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल? वक्त एक कम है, 1 मिनट है। चूंकि इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो डिसीजन पहुंच चुका है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि तहरीक इंसाफ के सरबरा को हटाया जाएगा। आप समझते हैं कि जो इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म जेल में, उनके बगैर अब तहरीक इंसाफ चल पाएगी किसी और नए नाम के साथ? अब या ये पैसेंजर ट्रेन हो जाएगी, अब ये फास्ट ट्रेन नहीं रहेगी। वाह। और जहां तक उनकी नाअहली का मामला है और उनकी चेयरमैनशिप या सदारत का खत्म होने का मामला है, तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड प्रोसीजर होगी हम्म। और वो हो जाएगी। वो चेयरमैन नहीं रह सकेंगे क्योंकि वो गलती हैं और क्रिमिनल केस में उनको सजा हुई है। तावक्त है कि वो सजा मुअत्तल नहीं होती, वो हम्म। नाअहल रहेंगे और वो चेयरमैन नहीं रह सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम हाज़िर होंगे और फिर बात करेंगे हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पेशावर में ग्रैंड जिरगे की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो है किसी मुसल्लह जत्थे या ग्रोह के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, सलामती के ऊपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा।
जी नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहुत अहम दौरा पेशावर था और वहाँ पे तारीखी ग्रैंड जिरगे से उन्होंने ख़ास तौर पे ख़िताब किया, शिरकत की और खैबर पख्तूनख्वा के मुशरान, अमायदीन और नुमाइंदों से मुलाकातें भी की और जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर खुल के उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं, और पाक फ़ौज शोदा की फ़ौज है जिसका नारा ईमान तकवा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने दो टोक बड़ा अहम पॉलिसी स्टेटमेंट दिया। अगर मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गान अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे, किसी भी दहशतगर्द गिरोह या जत्थे से बातचीत नहीं की जाएगी। उनका इशारा तहरीक तालिबान की तरफ था। अब ये तय हो चुका है कि TTP को सरेंडर करना पड़ेगा और उनके साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार। ब्रिगेड साहब, कितना अहम खिताब है आर्मी चीफ का, एक तो ग्रैंड जिरगे से खिताब करना, ये जो जिरगा जब बुलाया जाता है तो बड़ी अहम सलाह मशवरे होते हैं, बड़ा अहम कंसल्टेशन होती है, और फिर सिपह सलार जा रहे हैं जिरगे में, तमाम अमायदीन हैं, मुशारान हैं, तमाम सीनियर कबायली रहनुमा हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, उनको तमाम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, और ये जो स्टेटमेंट आया कि अब किसी ग्रोह या जत्थे के साथ बातचीत नहीं होगी, तो आप क्या समझते हैं कि जब बातचीत नहीं होगी तो उस ग्रोह और जत्थे यानी तहरीक तालिबान को सरेंडर करना पड़ेगा, तो तहरीक तालिबान तो सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके बाद यही ऑप्शन बचता है कि मिलिट्री ऑपरेशन। जी वकार साहब। जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। जी जो चीफ का ग्रैंड जिरगे के साथ खिताब है बड़ा सिग्निफिकेंट है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो कोर कमांडर्स हैं हम्म वो एंगेज करते रहते हैं डिफरेंट जोन्स में। हम्म लेकिन जो आई थिंक किला बाला सार में जिरगा हुआ और जी इसमें जो हमारे अमायदीन हैं ट्राइबल, उनके साथ 1 to 1 और हार्ट टू हार्ट टॉक हुई। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो ट्राइबल अमायदीन अभी तो दे आर पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम, हम्म हमेशा उन्होंने स्टेट और आर्मी का साथ दिया है। मतलब आप 47-48 की कश्मीर वॉर जी से, लिबरेशन वॉर से, वॉर ऑन टेरर में जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियां दी, अकोमोडेट किया स्टेट को हम्म और स्टेट ने उनको हेल्प की। तो आई थिंक दिस इज नाउ अगेन अ नीड हैज बीन फेल्ट कि इनके साथ बातचीत की जाए। अल्टीमेटली अफगान बॉर्डर पे यही लोग रहते हम्म हैं और फिर रिश्तेदारियां हैं अक्रॉस द बॉर्डर। डिस्पाइट जितने भी मैयज लें, मतलब देयर आर ब्रदर्स लिविंग दिस साइड एंड दैट साइड, लेकिन आई थिंक मैसेज वाज वेरी स्ट्रांग जी कि जिस तरह लास्ट गवर्नमेंट में पॉलिसी रही कि आपने एंगेज किया TTP और बाकी फ्रिंज एलिमेंट्स को, और उसने मोस्ट प्रॉब्ली काम भी नहीं किया, और उस वक्त भी एडवाइस की गई थी कि जी आपने बात करनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बात करें जहां से चीजें जो है कंट्रोल भी होती हैं, कंट्रोल भी इनिशिएट भी होती होती हैं, हैं। दैट बिल्कुल। इज की काबुल की। हम्म तो आई थिंक वेरी स्ट्रांग मैसेज। उसमें जो है आई थिंक कुछ चीजें रिवाइंड कराने की जरूरत है अफगानिस्तान को भी, हम्म जो इस टॉक में भी हुई और अदरवाइज भी इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिट ट्रेड है, डिप्लोमेटिक अफगानिस्तान की पूरी आप कह लें जो एफर्ट है वो इस्लामाबाद से इनिशिएट होती है और यही सेंटर है। हम्म उनके पास टोटल एक आउटलेट है कतर में, अदरवाइज इवन दिल्ली उनके में, एम्बेसी ताल्लुकात में किसी के साथ नहीं है, बिल्कुल को नो किसी के साथ भी डिप्लोमेटिक नहीं है। टाइज, तो बिल्कुल से। पाकिस्तान हैज बीन फाइटिंग देयर डिप्लोमेटिक केस। इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होती है तो पाकिस्तान करता है इलाज हाँ, मुआवजा, बेशुमार चीजें भी काउंट करें तो आई थिंक आउट ऑफ द वे जाके उनको हम फैसिलिटेट पाकिस्तान के करते हैं, पास बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त करंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वैसे ही ये ऑपरेशन जारी रहेंगे या फुल फ्लेज किसी मिलिट्री ऑपरेशन की गुंजाइश है, कीपिंग इन व्यू के थ्रेट का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, फ्राम बलूचिस्तान टू KP, दहशतगर्दी के बड़े बड़े हमले हो गए। आपने बाजोड़ का देखा, उससे पहले पेशावर की जामे मस्जिद में जो हुआ, फिर योब में जो हुआ, उसमें तो आपने खुद बताया कि अफ़गान सिटीजन्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो सिक्योरिटी थ्रेट बहुत अब खौफनाक हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। तो इसके लिए आप समझते हैं कि किसी मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत है? इसमें आई एम श्योर ये तो मिलिट्री ने फिर डिसाइड करना है, लेकिन जो हम्म एनालिसिस है दैट इंडिकेट्स के एक तो देयर आर पॉकेट्स जो बड़ी आइडेंटिफाइड जी बिल्कुल। अफगानिस्तान साइड पे। यू हम्म हैव ऊपर से आप शुरू कर दें, यू हैव कुन्नड़, देन यू हैव हम्म नंगरहार, पक्तिया, हम्म पक्तिका, और अभी किसी हद तक कंधार से भी लोग ऑपरेट। तो ये 4-5 जो बॉर्डरिंग उनके सूबे हैं वहां पे है जो सारा कुछ है। डेफिनेटली पीछे लॉजिस्टिक्स भी होगी। बाकी आ जाता है पाकिस्तान का जो विद दिस साइड ऑफ द बॉर्डर है, चाहे वो हम्म बलूचिस्तान है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, उसमें ऑलरेडी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी चल रहे हैं। चल रहे हैं। एंड आई थिंक पाकिस्तान हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली डील विद इट इन टू प्रोंग स्ट्रेटजी जो बलूचिस्तान में है। इन केस यू सरेंडर यू कैन बी इवन बिकम मेन स्ट्रीम लाइक गुलजार हम्म माम शंबे का केस आपके सामने, और हम्म बड़ा अच्छा मैसेज गया यूथ
लेकिन जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं पीपीपी के, जो समझते हैं कि ये जो ख्वारिज की आइडियोलॉजी है ये नाफिज कर सकते हैं, दे हैव टू बी सॉर्टेड आउट। और इसमें अफगानिस्तान के लिए भी पैगाम है कि ये कौन सा इस्लाम है कि आप जिस तरह JUI के जलसे पे हुआ, कोई भी मुसलमान हो, लेट्स जी, से ये तो एक दीनी जमात है, कतन नाकाबिले इसके कबूल अंदर है, बिल्कुल। अब्बास हैं, बच्चे हैं, तो ये किस किस्म का इस्लाम, और आप करना क्या चाहते हैं? अगर दाइश का जो प्रोग्राम है जो साउथ एशिया में जिसको वो प्रोविंस ऑफ खुरासान कहते हैं, जी, उसमें तो ये है कि पूरा डिसमेंटल करके सारा कुछ गिरा के एक दफा नई कोई इमारत खड़ी करेंगे। एंड आई डोंट नो किसका ये एजेंडा है। हुँ, तो दिस इज नॉट गुड फॉर अफगानिस्तान एंड नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। तो उस लिहाज से आई थिंक जहाँ जरूरत पेश आएगी, जो सिस फ्रंटियर है उधर तो डेफिनेटली हुँ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। ट्रांस फ्रंटियर जरूरत पड़ी, मिलिट्री के पास आई एम श्योर सारी हुँ, इंफॉर्मेशन है। तो द लाइक टर्की हैज बीन डूइंग इन इराक, और टर्की ट्रू। ने जब भी मसला बना है सीरिया में, इवन कुर्द के अगेंस्ट, उन्होंने दे हैव नॉट हेल्ड देमसेल्फ। तो शायद इसकी जरूरत पेश आई, तो इसलिए पाकिस्तान हुँ। के पास कैपेबिलिटी थी। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को प्लानिंग की जा सकती है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारा इस वक्त SIFC बनी है, हम गैर मुल्की सरमाकारी लाएंगे, CPEC है, तमाम चीज़ें, तो लेकिन सिक्योरिटी के एतबार से स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक ख़ास नुक्ता बस ये बताते थे, क्यों पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में काउंटर टेररिज्म के ऊपर, इंसदाद दहशत गर्दी के ऊपर इत्तफाक़ राय नहीं है हमारी तमाम मुक़्तदर सियासी जमातों में, और ये वक्त की ज़रूरत है, होना चाहिए। जी, एग्जैक्टली। आई थिंक SIFC के पीछे भी अगर आप देखें तो यही आइडिया कार फरमा है कि जो एटलीस्ट जो जिसको कहते हैं कि जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट है वहाँ बाय पार्टीजन हमेशा जी। कन्वर्जेंस होती है, आइडियाज बल्कि आप शेयर करते हैं और एक दूसरे की मदद हुँ, करते हैं। लेकिन आई थिंक क्रिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, जिस तरह लास्ट गवर्नमेंट ने किया कि दे वेंट ऑन अ टेंजेंट, और हुँ, बड़े डिफरेंट तरीके से नहीं। तो अगर ये कन्वर्जेंस हो जाती है, और SIFC इज वन प्लेटफॉर्म व्हिच ब्रिंग्स एवरीबॉडी, और एक तरफ डेफिनेटली सिक्योरिटी, एक तरफ इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात है, और जी। पोटेंशियल बहुत है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, नेचुरल रिसोर्स भी है, सिर्फ इसको हुँ, हुँ, स्ट्रीमलाइन करने की, और काफी सारे मुल्कों ने की है, ऐसी बड़ी मिसालें हुँ, हम सब जब से जोड़ के बैठे हैं। तो उसका, और जी। पाकिस्तान का अगर आप देखें, अगर potential आप एक्सप्लॉइट कर लेते हैं तो यू कैन रियली प्रोग्रेस एट वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमीज इन साउथ एशिया। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। और नाज़रीन, बिल्कुल इंतहाई अहम अहम है पाकिस्तान के लिए सलामती, दहशतगर्दी को कुचलना, इसलिए कि अगर हम अपने माशी तरक्की के अहदाफ हासिल करना चाहेंगे, CPEC मुकम्मल करना चाहेंगे, SIFC बनी है जिसमें गैर मुल्की सरमाकारी को इनक्रेज करना है, इन तमाम तर चीज़ों के लिए दहशतगर्दी को कुचलना इंतहाई ज़रूरी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।